Hello everyone, welcome in Jester Education. Now we can start chapter 2 composite function या संयुक्त फलन। आज हम चैप्टर 2 संयुक्त फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शन फलन और संबंध के बारे में पढ़ रखा है। ये उसी का एडवांस चैप्टर है। इससे पहले हमें फलन के बारे में अच्छी तरह से आना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फलन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ मैं। फलन कोई भी दो समुच्चय, जैसे मैंने लिए यहाँ पे ए और बी, कोई भी दो समुच्चयों के बीच में एक नियम होता है जिसके अंतर्गत ए का जो प्रत्येक अवयव है वो बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, उसे फलन कहा जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने ए कोई समुच्चय लिया है, इसमें ए के एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ए के एलिमेंट्स हैं, और बी कोई दूसरा सेट लिया है मैंने, यहाँ बी के एलिमेंट आएंगे। ये दो समुच्चय हैं। तो ए का प्रत्येक अवयव, ए में जितने मान लीजिए 4 अवयव लिए हैं हमने, 4 एलिमेंट लिए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट लिए हैं। तो जो ए का प्रत्येक अवयव है, ए में 4 अवयव है तो चारों अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होते हैं। लाइक ए है, बी में भी हमने मान लिए 4 अवयव हैं, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, तो इसे कहा जाता है फलन। ये 11th क्लास में हमने और भी डिटेल में पढ़ रखा है। और जैसा कि हमने बताया कि ए का प्रत्येक अवयव है और बी के अद्वितीय अवयव, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक का मतलब उसके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। ये मानिए ए है, वो इससे अगर संबंधित है तो ए दूसरे से संबंधित नहीं हो सकता है, ए केवल एक से ही संबंध हो सकता है। अगर हम ये माने कि कोई भी जो बी का कोई भी एलिमेंट है वो ए के 2 एलिमेंट्स का इमेज है, इमेज का मतलब प्रतिबिंब है। जो बी के जो एलिमेंट आते हैं उसको बोलते हैं इमेज, और इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। तो ये तो प्रतिबिंब होता है और ये होता है पूर्व प्रतिबिंब। इसका मतलब ए के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। लेकिन ये जरूर सही हो सकता है कि दो एलिमेंट्स का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक अवयव का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। एक अवयव के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, एक अवयव का एक ही अद्वितीय प्रतिबिंब होगा। ये हमने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ रखा है। तो आगे हम चलते हैं। फिर इसके बाद आती है फलन के प्रांत, परिसर और सह प्रांत की। प्रांत, परिसर और सह प्रांत की मैं ये आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देती हूँ। मानिए ये कोई सेट है, ये मैंने सेट मान लिया है, सेट, ये ए सेट है और ये है बी सेट। जो फंक्शन हमारा बन रहा है, फलन जो हमारा है, फलन वो ए टू बी में है। ए टू बी का मतलब फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। तो मानिए हमने ए में एलिमेंट माने 1 2 3 और 4, ये मैंने 4 एलिमेंट मान लिए। सेम उसी टाइप मैंने बी में भी 4 ए बी सी और डी एलिमेंट मान लिए हैं। अब हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ ए टू बी में है। इसका मतलब ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य मौजूद होगा। तो हम देखते हैं, जैसे मानिए कि ए का जो प्रतिबिंब है बी में वो ए है, ये है, और 2 का भी बी मान लिया हमने। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग मान लेते हैं कि 3 का है वो सी है प्रतिबिंब, और 4 का भी सी ही प्रतिबिंब है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये हमने बताया था कि ए के 2 अवयवों का प्रतिबिंब एक हो सकता है, लेकिन एक अवयव के 2 प्रतिबिंब संभव नहीं है। तो ये हमने माना है कि ए के 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, ये संभव केस है। तो हम बात करते हैं प्रांत, परिसर और सह प्रांत की। तो ये जो हमने ए लिया है, ए समुच्चय लिया है, जहाँ से हमें फलन को शुरू करना था। तो ए के हमने बात की थी कि ए के प्रत्येक अवयव का, तो ए में सभी अवयव आने चाहिए। ए में जितने भी अवयव हैं वो उनको सभी अवयवों को हमें लेना है, उनके हमें इमेज ढूंढने हैं बी में। तो ए के जितने भी अवयव आएंगे, ए के जितने भी अवयव हैं उनको तो बोलते हैं प्रांत, ए के अवयवों को बोलते हैं प्रांत, और बी के सभी अवयवों को बोलते हैं सह प्रांत। बी के सभी अवयवों को बोलते हैं सह प्रांत। और बी में जितने अवयव इमेज हैं
जितने अवयव इमेज हैं, अभी इस कंडीशन में हम देखते हैं ए, बी और सी, ये तीन ही इमेज हैं। इमेज है ए, बी और सी, जबकि डी किसी की भी इमेज नहीं है। तो जो इमेज होती हैं उनको बोलते हैं हम परिसर, परिसर। जबकि बी के सभी अवयवों को सहप्रांत में लेते हैं और जो इमेज है उनको परिसर में लेते हैं। तो ये भी हमने 11th में पढ़ रखा था, ये थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है एक तरीके से। ए के सभी अवयवों को प्रांत बोलते हैं, बी के सभी अवयवों को सहप्रांत, और बी के जो एलिमेंट इमेज हैं ए के अवयवों की उनको बोलते हैं परिसर। इसके आगे चलते हैं। उसके आगे बात आती है अचर फलन की। अचर फलन में क्या होता है, दो हम सेट लेते हैं ए और बी, ये ए और ये बी है, ये ए है। तो ए की जो प्रत्येक अवयव है, ए में हमने मान लिए 3 अवयव हैं ये, और बी में भी हमने 3 ही माने हैं, कितने भी मान सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। लेकिन अचर फलन में ये कंडीशन होती है कि ए के जो प्रत्येक अवयव है वो बी के एक ही अवयव से संबंधित हो। मान लीजिए ये भी इससे संबंधित है, ये भी इससे और ये भी इससे। ए के प्रत्येक अवयव बी के एक ही एलिमेंट से संबंधित है, तो इसको बोलते हैं अचर फलन। आगे आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन में होता है कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो ए से ही संबंधित होता है। जैसे हमने एक सेट लिया है ए और दूसरा भी हम ए ही लेंगे, तो ए का प्रत्येक अवयव ए से ही संबंधित होता है, इसको बोलते हैं तत्समक फलन बोलते हैं इसको। जैसे कोई फंक्शन है वो ए से ए में परिभाषित है, इसको इस प्रकार से कहते हैं कोई फलन है वो ए से ए में ही परिभाषित है, तो उसको बोलते हैं तत्समक फलन। जैसे अगर हम इसकी जगह x कोई एलिमेंट लें तो fx, यहाँ पे भी x ही आएगा क्योंकि ए से ए में परिभाषित है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वहीं यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, तो fx इज इक्वल्स टू x ही आएगा। ये होता है तत्समक फलन की परिभाषा। इसके आगे एकेकी फलन। एकेकी फलन क्या होते हैं, एकेकी फलन में भी हम पहले तो कोई फंक्शन मान लेंगे, फंक्शन है वो a टू b में परिभाषित है, वो a से b में परिभाषित है, तो हम ये लेते हैं a समुच्चय और ये लेते हैं b, ये a है तो ये b है। तो एकेकी फलन में क्या होता है, जो a के प्रत्येक अवयव है, a के प्रत्येक अवयव है वो b के केवल एक ही अवयव से संबंधित होगा। जैसे b के भी हम 4 ही अवयव मान लेते हैं, तो ये एलिमेंट एक से संबंधित होगा, ये भी एक से ही, ये भी एक से, ये भी एक से। इसमें ये वाली केस हम नहीं लगा सकते हैं कि एक के 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ये केस हम नहीं लगाएंगे। अगर कोई फलन एक ही होगा तो एक जो यहाँ पे ए का अवयव है उसका बी में एक ही प्रतिबिंब मिलेगा, इस टाइप से, इसको बोलते हैं एकेकी फलन। और इसके बाद बहुएकेकी फलन आते हैं। बहुएकेकी में क्या होता है, ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक ही इमेज हो सकता है, एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए के 2 अवयवों के 2 से अधिक अवयवों का बी में एक ही इमेज हो सकता है, उसे बोलते हैं बहुएकेकी फलन। इसके बाद बात करते हैं आच्छादक फलन की। उसके बाद बात करते हैं आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन में क्या होता है, कोई भी हम फंक्शन लेते हैं ए टू बी में, तो हमने ये ए सेट बनाया है और ये बनाया है बी सेट। तो आच्छादक फलन में ये होता है कि जो बी के प्रत्येक अवयव हैं, हम पहले अवयव मान लेते हैं, जैसे हमने इसमें 3 एलिमेंट माने हैं और इसमें भी हमने 3 माने हैं, तो इसमें बी के प्रत्येक अवयव, बी का जो प्रत्येक अवयव है वो ए के अवयवों का इमेज होना ही चाहिए, बी के अवयवों का इमेज होना ही चाहिए। इसका मतलब ये इसका इमेज, ये इसका इमेज, ये इसका इमेज, तो इसका मतलब बी में हमने 3 अवयव लिए थे और वो तीनों ही ए के अवयवों के इमेज हैं, इसका मतलब ये आच्छादक फलन हो गया है। तो इससे दूसरा अर्थ ये भी निकल रहा है कि हम बी के सभी अवयवों को तो सहप्रांत बोलते थे, सहप्रांत, और जब सभी अवयव, जब बी के जो अवयव इमेज की तरह कार्य करते थे उनको हम बोलते थे परिसर, वो परिसर में आते थे। इसका मतलब जब कोई फलन आच्छादक फलन होगा तो उसका परिसर है वो सहप्रांत के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि परिसर में वही एलिमेंट आते थे जो कि इमेज होते थे। जबकि आच्छादक फलन की परिभाषा में हमने लिखा है कि आच्छादक फलन वे होते हैं जहाँ बी के प्रत्येक अवयव ए के इमेज हो। इसका मतलब बी के सभी अवयवों को इमेज बनना पड़ेगा, और इमेज बनना पड़ेगा तो सहप्रांत परिसर के बराबर हो जाएगा।
बाद हमारे आता है अंतरक्षेपी फलन। वो ज़्यादा काम का नहीं है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। अंतरक्षेपी फलन में क्या होता है कि बी में एक एलिमेंट ऐसा बच जाता है जो किसी का इमेज नहीं हो, जो ए का इमेज नहीं हो, तो उसे बोल देते हैं अंतरक्षेपी फलन। और इससे आच्छादक से पहले हमने पढ़ा था एकेकी फलन। तो जो फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो, जैसे ये फलन एकेकी भी है, इसका एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। ये भी एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसे हम बोलते हैं एकेकी आच्छादक फलन। जो हमने आपको दे दी है ये अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। इसके आगे हम चलते हैं। अब हमारा चैप्टर नेम है संयुक्त फलन। अभी तक तो हमने फलन के बारे में ही पढ़ा है, संयुक्त फलन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त फलन होता क्या है। ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया है कि एफ कोई फंक्शन होता है ए टू बी में, ये हमने पढ़ लिया है। कोई ये फंक्शन है एफ जो ए से बी में परिभाषित है। ऐसे ही हम कोई दूसरा फंक्शन जी मानते हैं, जी, ये दूसरे नोटेशन के लिए हमने जी मान लिया है। जी है, जी कोई फलन है वो बी से सी में परिभाषित है। जैसे इसको डायग्राम द्वारा समझे हम, तो ये हम मान लेते हैं ए सेट, ये मान लेते हैं बी सेट और ये मान लेते हैं सी सेट। ये हमने मान लिया है। तो एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में परिभाषित है। ए से बी में परिभाषित फंक्शन को हम बोलते हैं एफ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। और बी से सी में परिभाषित फलन को हम बोलते हैं जी और इसको बोलते हैं एफ। तो अगर इन दोनों को हम संयुक्त फलन ले, संयुक्त फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जो ए से सी में परिभाषित हो, ए से सी में परिभाषित हो, उसको बोलते हैं संयुक्त फलन। और उसको दर्शाते हैं ऐसे हैं, जैसे जी ओ एफ। जी ओ एफ, एफ और जी का संयुक्त फलन है। जी ऑफ एफ जो कहाँ से कहाँ पर परिभाषित है, ए से सी पर परिभाषित है। ये इन दोनों का संयुक्त फलन हो गया है। ये तो ए से बी में परिभाषित था और जी है वो बी से सी में परिभाषित था, लेकिन जी ऑफ एफ है वो ए से सी में परिभाषित है। ये इसको हम बोलते हैं जी ओ एफ जो ए से सी में परिभाषित है, तो इसे बोलते हैं संयुक्त फलन। इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में स्टडी करना है। ये जी ओ एफ एक संयुक्त फलन है और हम दूसरे टाइप का लिखना चाहें तो एफ ऑफ जी, ये भी संयुक्त फलन ही है और ये भी ए से सी में ही परिभाषित है। लेकिन खास बात यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो दो हमने यहाँ पे संयुक्त फलन लिखे हैं जी ओ एफ और एफ ओ जी, ये फलन कब परिभाषित होंगे या कब विद्यमान होंगे, इसके लिए खास बात ये होती है कि अगर हम जी ओ एफ की बात करें, जी ओ एफ की हम बात करें तो यहाँ पे एफ आ रहा है एफ। तो जो एफ का परिसर है, एफ का परिसर है वो उपसमुच्चय होना चाहिए। उपसमुच्चय को सबसेट को ऐसे जोड़ा दे सकते हैं हम, एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में हम देखें, एफ का परिसर क्या था, बी, एफ का परिसर बी था और जी का प्रांत भी बी ही था, तो ये बी का सबसेट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा, ये विद्यमान होगा और जी ओ एफ फलन परिभाषित भी होगा। और एफ ओ जी की जब हम बात करेंगे, एफ ओ जी में हमें बात करनी है तो जी के परिसर, जी का परिसर सबसेट होना चाहिए एफ के प्रांत का। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ये फलन परिभाषित होंगे। कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन को समझने के लिए हम आरबीएसई बुक का एग्जाम्पल 1 लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है एक कोई सेट है, ये दे रखा है हमें, बी सेट में हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं, सी सेट में हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं। तब लिखा हुआ है कि एफ ए टू बी में तथा जी है वो बी टू सी में कोई फंक्शन है एफ और ये जी, ये बी टू सी में है और ये ए टू बी में है। निम्न प्रकार परिभाषित हो, ये एफ 1 की वैल्यू दे रखी है 4, ऐसे ही हमें यहाँ तक वैल्यूज दे रखी हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी ओ एफ होता है संयुक्त फलन जो हमने निकाला था। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आंसर में सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी में परिभाषित है और दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है जी, वो बी टू सी में परिभाषित है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है और हमें वैल्यू निकलाई है जी ऑफ एफ की वैल्यू। तो हम जानते हैं जी ऑफ एफ ए टू सी में परिभाषित होगा। मैंने आपको ये पहले आपको जी ऑफ एफ बताया था संयुक्त फलन के बारे में, उसमें बताया था कि ए टू सी में ही परिभाषित होता है। और सबसे पहले जी ऑफ एफ का अस्तित्व कब होगा, जब एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो। जी ऑफ एफ
एग्जिस्ट कब करेगा? जब f का परिसर उपसमुच्चय हो g के प्रांत का उपसमुच्चय हो। तो सबसे पहले f का परिसर, ये आपको मैं देखना सिखाती हूँ। f का परिसर, f फलन कहाँ से कहाँ तक है? f फलन है a से b में परिभाषित है। इसका मतलब ये तो f का प्रांत हुआ और b f का परिसर हुआ। ये है परिसर और हमें g का चाहिए प्रांत, तो g फंक्शन है वो b टू c में परिभाषित है। तो b है जो g का प्रांत है और c इसका परिसर होगा। तो हमें चाहिए f का परिसर है b और g का प्रांत भी b है और b का सबसेट होता है। इसका मतलब GOF जो संयुक्त फलन है वो एग्जिस्ट करेगा, GOF फलन परिभाषित होगा। तो आइए अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका आप देख लीजिएगा। GOF हम जब लिखते हैं, GOF जब हम लिखते हैं तो हमें डायग्राम ये था कि A को ये सबसेट ऐसे था, B सबसेट ऐसे था और C सबसेट ऐसे था। अब हमें क्वेश्चन में ये A है, ये B है, ये C है। अब हमें क्वेश्चन में A सबसेट, A सेट और B सेट और C सेट, इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ये क्वेश्चन में दिखाती हूँ। क्वेश्चन में ये वैल्यूज़, एक A सेट की वैल्यू ये दे रखी है, B सेट की ये, C सेट की ये। तो हम यहाँ पे सेट्स में ये वैल्यू लिख लेते हैं। A में हमें दे रखे हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, 2 और 3। B में हमें दे रखी है 4 और 5, और C में है 7, 8 और 9, 7, 8 और 9। ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं और हमें लिखा गया है कि f है वो a से b में परिभाषित है और g है वो b से c में परिभाषित है। इसका मतलब a से b में परिभाषित जो फलन है उसको बोलते हैं f और b से c में परिभाषित फलन को बोलते हैं g। और हमें वैल्यू निकालनी है g ऑफ f की वैल्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, g ऑफ f को हम ऐसे लिखते हैं GOF। यहाँ पे f आ रहा है लास्ट में, तो f जो फलन है वो a से b में परिभाषित है और a में जो एलिमेंट 1, 2, 3 दे रखे हैं तो हमें उनके लिए निकालनी होगी वैल्यू, लाइक GOF और हम यहाँ पे लिखते हैं 1। ये आगे हटा दीजिएगा, GOF 1। इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में दे रखा है GOF। तो f है, f जो फलन है वो a से b में परिभाषित है। तो a के एलिमेंट कौन कौन से हैं? a के एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमने 1 के लिए निकाला, फिर 2 के लिए भी निकालेंगे और 3 के लिए भी निकालेंगे। अब इसको आगे सोल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसको सोल्व करने के लिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है तो जी को ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर यहाँ पे ब्रैकेट f और यहाँ पे जो भी हमें नंबर दिया होता है, जो भी चर दिया होता है वो हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 मैंने ऐसे के ऐसे लिख लिया। अब f1 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है, f1 की वैल्यू ये देखिए दी हुई है 4, तो हम f1 की जगह 4 लिख लेते हैं g और f1 की जगह आ गया 4 और g4 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ये दे रखी है 8, तो इसका आंसर आया 8। अब इसी प्रकार हमें f जो फलन है वो a से b में परिभाषित है और a में 1, 2 और 3 एलिमेंट हमें दे रखे हैं तो तीनों के लिए हमें ये निकालना होगा। हम दूसरा निकालते हैं, हमने 1 के लिए तो निकाल लिया, अब दूसरा निकालते हैं तो GOF अब 2 के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो g ऐसे कैसे, फिर ब्रैकेट f और 2 यहाँ पे दिया हुआ था तो 2 हमने ऐसे कैसे लिख लिया। अब f2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई है, ये रही 4 है इसकी वैल्यू G4 और G4 की वैल्यू देखिए हमने पहले क्वेश्चन में कम ली थी ये, तो ये भी 8 आ गई। अब इसी टाइप से हम GOF 3 की भी निकालेंगे क्योंकि A में 1, 2, 3 ये 3 ही एलिमेंट दे रखे थे, अगर और कुछ दिए होते तो हम उनकी जगह ये लिख देते। इक्वल्स टू, ये कैसे सॉल्व करेंगे, GF और यहाँ पे 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3। अब F3 की वैल्यू हमें चाहिए तो ये क्वेश्चन में दे रखी है, ये है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G5 और G5 की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 9, ये देखिए 9 आंसर आ गया। अब जो ये संयुक्त फलन हमारा आया है उसको हम सेट के रूप में भी लिख सकते हैं। सेट के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये मझला कोष्ठक लगाएंगे, फिर हमारा ये 1 की वैल्यू ये रही, 1 पर हमारे GOF की वैल्यू आई है 8, तो हम लिखेंगे 1, 8, ये तो पहला बन गया इसका पहला एलिमेंट। और 2 पर इसकी वैल्यू आई है 8, तो ये 2 और 8 हो गया। और 3 पर इसकी वैल्यू आई है 9। ये ऐसे हमने कंपोजिट फंक्शन का एक सेट तैयार कर लिया है, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही हम एग्जाम्पल 2, 3 और एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड हमें दे रखा है कोई फंक्शन f r टू r, ये r से r में परिभाषित है और f(x) की वैल्यू भी हमें दे रखी है। पिछले एग्जाम्पल में तो हमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी थी f1 f2 जो भी था, लेकिन इसमें f(x) इज इक्वल टू sin x होता है। इसका मतलब हमें sin x रख करके इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तथा g दूसरा फंक्शन है, वो भी r टू r ही डिफाइन है, r से r में ही परिभाषित है और gx दूसरा फलन gx है इज इक्वल टू होता है x²। तो हमें संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f और f और g की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पे दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू निकालने से पहले हम ये देखते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन वास्तव में विद्यमान है कि नहीं, ये वास्तव में परिभाषित भी है कि नहीं। तो जी ओ एफ को लेते हैं सबसे पहले हम जी ओ एफ में क्या करना होता है, हमें जी ओ एफ में देखना होता है कि यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है एफ, तो एफ का परिसर क्या है, एफ का परिसर है आर, ये प्रांत हो गया एफ का, ये परिसर, तो एफ का परिसर है आर और जी का प्रांत भी यहाँ पे आर ही है, ये एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब जी ओ एफ परिभाषित है, ये एग्जिस्ट करता है। और दूसरा हमें दिया हुआ है कंपोजिट फंक्शन एफ और जी, तो इसमें हमें चाहिएगा जी का परिसर क्या हुआ इसमें, ये आर आ गया और एफ का प्रांत है ये आर, तो ये आर और आर एक दूसरे के सबसेट है और समुच्चय है। इसका मतलब ये वाला कंपोजिट फंक्शन भी परिभाषित है। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। पहले हम जी ओ एफ की वैल्यू निकालते हैं, जी ओ एफ। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे लास्ट में दे रखा है एफ, जो फंक्शन है वो आर टू आर में डिफाइंड है, तो इसलिए हमें यहाँ पे आर में कोई एलिमेंट तो स्पेशली दे नहीं रखे हैं, तो हमें एक्स को लेकर सोल्व करना होगा। तो हम एक्स को लेकर ऐसे सोल्व करते हैं, जी ऑफ एफ, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई एलिमेंट नहीं है तो एक्स यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे जी दिया हुआ है तो जी को तो एज इट इज रख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट एफ और एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इसके बराबर आता है एफ एक्स के इक्वल साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी और यहाँ पे आ गया साइन एक्स, एफ एक्स की बराबर साइन एक्स हमको दे रखा है। अब जी और ये साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है जी एक्स इक्वल्स टू होता है x²। अब फंक्शन में वैल्यू लिखना सिखाती हूँ आपको मैं, यदि x के इक्वल 1 तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1, और मैं x की जगह 5 रखूँ तो ये 5 का स्क्वायर कर देगा मतलब 25 हो जाएगा। और यहाँ पे इस जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ ये एक्स्ट्रा में है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है साइन एक्स, इसका मतलब हमें क्या करना है, साइन एक्स का स्क्वायर करना है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, और जब इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई साइन स्क्वायर एक्स। अब दूसरा हमें निकालना था एफ ओ जी एक्स की, एफ ओ जी की वैल्यू निकालने के लिए भी हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे f दिया हुआ है तो f तो एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे हम और g और x एज इट इज। तो हमें यहाँ पे अब gx की वैल्यू चाहिए क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं अंदर वाला, तो gx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है x² हमें gx की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे gx की जगह लिख देंगे x² f और ये x²। अब वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे एफ एक्स की जगह रखा है साइन एक्स, मतलब जो भी एक्स है वो साइन के एंगल के रूप में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वाई लूंगी तो ये साइन वाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक्स लेती हूँ तो साइन एक्स आता है, वाई लेती हूँ तो साइन वाई, मैं यहाँ पे 5 लेती हूँ तो यहाँ पे साइन 5 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिया x² क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है x² एफ x², तो वहाँ पे हो जाएगा साइन और साइन के एंगल में चला जाएगा और साइन x²। ये हमें मिल गया है एफ ओ जी एक्स। तो इस क्वेश्चन से ये मिलता है कि यहाँ पे जो जी ओ एफ की वैल्यू प्राप्त हुई है हमें साइन स्क्वायर एक्स और एफ ओ जी एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई है साइन x²। ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, यहाँ पे ये एफ ओ जी एक्स ये एफ ओ जी ओ एफ के इक्वल नहीं है, ये यहाँ से हमें प्राप्त पता चल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इसमें दे रखा है एफ जो फंक्शन है वो n to z में डिफाइन है, n से z में परिभाषित है
और f(x) की वैल्यू 2x दे रखी है, और g दूसरा फंक्शन है वो z टू q में परिभाषित है, gx की वैल्यू x+1/2 दे रखी है। तो हमें कंपोजिट फंक्शन f और g और g और f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये बात आई है कि n का मतलब होता है कैपिटल N, ये सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं 1 से और इन्फिनिटी तक, 1 से 2 3 यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। और जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आती हैं, लेकिन इसमें पूर्णांक संख्याएं आती हैं जैसे +1 +2 -1 -2, इसमें जैसे -1.5 है, ऐसी संख्याएं नहीं आती, इसमें पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वही आती हैं। उसके बाद जेड तो हमने बता ही दिया पूर्णांक संख्या। और क्यू होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं जैसे हम जानते हैं, जैसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं हम, उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे q में 2/3 5/4 ऐसी संख्याएं और भी कई आ सकती हैं, वो शामिल होती हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है f और g तथा g और f की। तो सबसे पहले वही बात, क्या ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, तो हम f और g की बात करते हैं। यहाँ पे f और g की बात करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे g दिया हुआ है लास्ट में, तो g का परिसर चाहिए। g का परिसर क्या आएगा, g का परिसर आएगा q का मतलब होता है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। g का जो परिसर है वो f का प्रांत यहाँ पे दे रखा है नेचुरल नंबर। Q है वो नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता है। ये देखिए कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमने ये कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि वो माइनस की नहीं हो सकती है। नेचुरल नंबर माइनस की भी हो सकते हैं, जबकि जो मैंने बताया रैशनल नंबर वो माइनस में भी हो सकता है। परिमेय संख्याएं माइनस में भी हो सकती है, ये कोई हमने पाबंदी नहीं लगाई है कि ये माइनस की नहीं हो सकती हैं, माइनस प्लस दोनों में हो सकती हैं ये परिमेय संख्याएं। जबकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर और इन्फिनिटी तक आएंगी, उसमें कोई भी बीच में जो 1.5 ऐसे शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब n का नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता है। ये यहाँ से बात क्लियर हो गई है। देख लीजिए मैंने दोनों के एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि यहाँ ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब f और g एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमने यही भी पता कर लिया। अब g और f की वैल्यू, g की बात करते हैं हम। g और f के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, f का परिसर हमें दे रखा है यहाँ पे z का मतलब होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर सेट। और g का प्रांत हमें दे रखा है z, और z का तो सबसेट होता ही है। इसका मतलब g और f एग्जिस्ट करेगा। g और f जो फलन है वो डिफाइन है। हमें अब g और f की वैल्यू निकालनी है, f और g की वैल्यू नहीं निकालनी है, इसलिए हम आंसर में लिख देंगे f और g की फलन विद्यमान नहीं है या इसका अस्तित्व नहीं है। तो अब हमें g और f की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई यहाँ पे नंबर तो दे रखा है स्पेसिफिक, तो हम x मानते हैं, यहाँ पे भी x हम मान लेते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे g दे रखा है तो हम g लिख देते हैं ऐसे, कैसे, ब्रैकेट फिर f और x दे रखा है तो x एज इट इज लिख देते हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। fx की वैल्यू हमें दे रखी है 2x, तो g और 2x, और g x होता है तो वो x जहाँ पे जो भी आता है उसमें वो 1 जोड़ता है और 2 का भाग देता है। तो यहाँ पे 2x है तो हम 2x में भी क्या करेंगे, 2x 1 जोड़ेंगे, 2x + 1 और 2 का भाग देंगे, तो हमें g और f ये मिला है। और ये हम x लेते कहाँ से थे, यहाँ पे f दिया हुआ है लास्ट में, तो f का जो प्रांत होता है वहीं से ये x लेते हैं, लेकिन यहाँ पे f का प्रांत हमें दे रखा है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिख देंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जो सभी x हैं वो n में से ही आने चाहिए, वो f के प्रांत में से ही आने चाहिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल 1 किया था उसमें आपको बताया था। इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 1, 2, 3 और 4 ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दिए हैं। अगर आपको एग्जांपल्स अच्छी तरह से आ गए हैं तो ये क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। और भी इसके अलावा 5, 6, 7 भी आप ट्राई करने का कोशिश करेंगे तो वो भी आपको आ जाएंगे, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे का पार्ट लेके, संयुक्त फलनों के गुणधर्म लेके। थैंक यू।